हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेम से ओड ऑन अग्रेसियन अर्न की समरी को। तो देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन, चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चन आता हो या शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आपके स्टैंजाज की एक्सप्लेनेशन मांगी जाए, तो हर जगह आप इसमें से ही निकाल कर इस समरी से ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए, ओड ऑन अग्रेसियन अर्न ये एक पोएम है रिटन बाय जोहन केट्स, जो कि जोहन केट्स के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, जोहन केट्स के द्वारा रिटन कविता का नाम है, ओड का नाम है ओड ऑन अग्रेसियन अर्न। ओड ऑन अग्रेसियन अर्न इज अ फेमस पोएम रिटन बाय जोहन केट्स। तो देखिए, यहाँ पर जब भी हम कोई समरी राइट करते हैं या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन राइट करते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के अंदर उस पॉइंट को बताते हैं कि वो फेमस रही है, इंटरेस्टिंग रही है, कोई प्रोमिनेंट वर्क रहा है, तो वहाँ पर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि हम अपनी पोएम को, अपने वर्क को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सके और ज़्यादा सुंदर बना सके, ब्यूटीफुल बना सके। तो यहाँ पर ओड ऑन अग्रेसियन अर्न बहुत ही फेमस कविता है जो कि जोहन केट्स के द्वारा लिखी गई है। इट इज वन ऑफ द 5 ओड्स रिटन बाय केट्स। तो देखिए, जो हमारे राइटर हैं जोहन केट्स, इन्होंने 5 ओड लिखे थे, 5 ओड्स लिखे थे, कविताएं लिखी थी। तो उनमें से एक ओड का नाम है ओड ऑन अग्रेसियन अर्न, जो कि किड्स ने लिखा था। यानी किड्स के द्वारा लिखे गए 5 ओड्स में से ओड ऑन अग्रेसियन अर्न भी एक ओड है उनका लिखा हुआ। किड्स वॉज अ रोमांटिक पोइट। किड्स थे, वो एक रोमांटिक पोइट थे, यानी कि वो रोमांटिक एज के साथ जुड़े हुए थे, रोमांटिक एज से थे। तो देखिए, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में क्या होता है, अलग अलग एजेस होती हैं। तो उनमें से एक है रोमांटिक एज, जिसमें बहुत ही फेमस पोइट्स रहे, राइटर्स रहे। तो उनमें से एक जोहन केट्स थे, जो सभी रोमांटिक पोइट्स में से छोटे थे। यानी जितने भी रोमांटिक पोइट थे उनमें सबसे छोटे, सबसे कम एज के कौन थे, वो थे जोहन केट्स। व्हेन ही वेंट टू अ लंदन म्यूजियम, जब वो कहाँ गए, वो लंदन के एक म्यूजियम में गए। ही सो देयर एन अर्न, तो उन्होंने वहाँ पर एक अर्न देखा। अर्न क्या होता है, तो देखिए, अर्न होता है कलश, जिसमें किसी की अस्थियां रखी जाती है। यानी जब मृत व्यक्ति की अस्थियां रखी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कलश। तो उन्होंने एक कलश देखा, उस म्यूजियम में वो रखा हुआ था। मेड इन ग्रीक, जो कहाँ का बना हुआ था, जो बना हुआ था यूनान देश में। यूनान एक देश है, एथेंस, तो उस देश में ये बना हुआ था। यानी कि जैसे कि मेड इन इंडिया होता है, मेड इन चाइना होता है, ठीक उसी तरह ये अर्न कहाँ का था, ये यूनान का था। तभी इसे क्या कहा गया है, इसे ग्रेसियन कहा गया है। ग्रेसियन अर्न, जो कि यूनान देश का बना हुआ था। अब देखिए, जब उन्होंने इस अर्न को देखा, उसके बाद क्या हुआ, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो घर आए, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय रीडिंग द आर्टिकल्स, उसके बाद वो इंस्पायर हुए, किसके लिए, आर्टिकल को पढ़कर। यानी उन्होंने रीड किया, पढ़ा, किसको, आर्टिकल्स को। वो किसके आर्टिकल्स थे, लेख। आर्टिकल्स क्या होते हैं, लेख। तो उन्होंने कुछ लेख पढ़े जो किसके द्वारा रिटन थे, विच वॉज रिटन बाय बेंजामिन हेडन, जो कि बेंजामिन हेडन के द्वारा लिखे गए थे। एंड ही रोट दिस ओड इन 1819, तो उन्होंने 1819 में, यानी कि 1819 में अपने इस ओड को, जिसका नाम था ओड ऑन अग्रेसियन अर्न, तो इसको इन्होंने राइट किया। यानी जो हमारा ये ओड ऑन अग्रेसियन अर्न है, ये ओड यानी कि पोइम है, जो कब लिखी गई, तो ये लिखी गई थी 1819 में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, द थीम ऑफ द पोइम,
रिवॉल्व्स अराउंड द थ्री पिक्चर्स। जो इस पोइम का थीम है वो किसके चारों तरफ घूमता है? तो वो घूमता है पिक्चर्स के। कितनी पिक्चर्स है वो? 3। तो 3 पिक्चर्स के चारों तरफ घूमता है। विच इज ड्रॉन ऑन द अर्न। जो कहाँ पर ड्रॉन की गई है, कहाँ पर वो बनाई गई है? वो पिक्चर्स बनाई गई है इस अर्न के ऊपर, इस कलश के ऊपर 3 तस्वीर है, 3 चित्र बनाए गए हैं और हमारा थीम है जो वो इन पर ही बेस्ड है, इसके ही चारों तरफ घूमता है। दीज पिक्चर्स डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ ट्रांजिएंस वर्सेस परमानेंस। तो ये हमारा जो थीम है, ये कौन सा थीम है जो इन पिक्चर्स के थ्रू हमारे सामने आता है? वो है ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि क्षणभंगुर होती है, यानी कि कभी ना कभी वो चीज खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंस, जो चीज कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। वर्सेस परमानेंस। परमानेंस क्या होता है? जो परमानेंट है, यानी जो हमेशा रहेगी चीज। वैसे ही इस अर्न के ऊपर 3 पिक्चर्स बनी हुई है। इन पिक्चर्स के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है वो हमेशा के लिए ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि एक पिक्चर आपने देखी है कि कोई पिक्चर होती है, कोई तस्वीर होती है, अगर उसमें कुछ भी ड्रॉ किया गया है, कुछ भी बना हुआ है, मान लीजिए मैंने वहाँ पर लिखा है आई एम, तो ये आई एम है, तो ये हमेशा वैसे ही बना रहेगा जैसे मैंने राइट किया है। क्या वो कभी ख़त्म होगा? ना ही तो इसके बाद कुछ और लिखा जाएगा, ना ही इससे पहले कुछ और लिखा जाएगा, यानी कि जो चीज़ है वही यहाँ पर रहेगी और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसे ही हम कहते हैं परमानेंस, यानी जब कोई चीज़ अपना अस्तित्व नहीं खोती है और हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहती है। तो यही हमारा थीम है इन पिक्चर्स के थ्रू जो निकल कर आता है। द पोइट स्टार्ट्स हीज पोएम बाई एड्रेसिंग द अर्न। पोइट जब अपनी पोइम स्टार्ट करता है, एड्रेस होता है किसी को संबोधित करना, यानी किसी को बोलना, किसी के साथ बात करने के लिए उसको पुकारना। तो यहाँ पर जो पोइट है हमारे जोहन केट्स, वो इस अर्न को, एक कलश को संबोधित करते हैं एज इफ इट वॉज ए ब्यूटिफुल वुमेन, जैसे कि वो कोई सुंदर औरत हो। यानी वो अर्न की जो अर्न है यहाँ पर, वो इस अर्न को एक औरत के साथ तुलना करते हैं। और वो क्या कहते हैं इसके बारे में? हु हैज़ नॉट येट टच्ड बाय हर हस्बैंड क्वाइटनेस। और इस औरत को, यानी इस अर्न को अब तक उसके हस्बैंड का नाम क्या है? क्वाइटनेस। क्वाइटनेस होता है शांत। उसके हस्बैंड के द्वारा उसको आज तक टच नहीं किया गया है। अब क्वाइटनेस है जो, यानी कि शांति, इस शांति को पर्सोनिफाइड किया गया है, विच इज पर्सोनिफाइड एज अ मैन, यानी शांति को एक आदमी की तरह दिखाया गया है। उस आदमी को क्या कहा गया है? शांति का नाम दिया गया है। देन द पोइट कॉल्स द अर्न सिल्वन हिस्टोरियन। इसके बाद पोइट है वो इस अर्न को क्या कहते हैं? वो इसे एक सिल्वन हिस्टोरियन कहते हैं। सिल्वन देखिए क्या होता है? सिल्वन होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में, यानी जो वनों में रहता है, जंगलों में रहता है, तो उसे हम कहते हैं सिल्वन। तो पोइट यहाँ पर इस कलश को एक सिल्वन हिस्टोरियन कहकर, हिस्टोरियन होता है इतिहासकार, जो कि इतिहास के बारे में बताता है। तो यहाँ पर ये अर्न, ये कलश है, वो भी कोई इतिहास अपने अंदर रखे हुए है। हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। और ये हिस्टोरियन, ये इतिहास को गाने वाला जो व्यक्ति है, इतिहास के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति है, तो कौन है वहाँ पर? तो ये है ये कलश। वो कहाँ रहता है? एक फॉरेस्ट में रहता है, एक जंगल, एक वन में रहता है। द पोइट डिपिक्ट्स द फर्स्ट पिक्चर। अ पोइट चित्रण करता है, डेपिक्ट होता है किसी चीज़ का चित्रण करना। किस चीज़ का करता है वो? फर्स्ट पिक्चर का, यानी पहली तस्वीर के बारे में वो बताना स्टार्ट करता है। इन विच सम मैन आर चेजिंग द वुमेन इन मैड परसुइट। तो यहाँ पर कुछ आदमी हैं जो कि पागलों की तरह, यानी पागलपन में औरतों का पीछा कर रहे हैं। तो पहली तस्वीर में क्या दिखाया है? कुछ आदमी हैं पागलों की तरह, वो औरतों का पीछा कर रहे हैं।
एंड वुमेन आर स्ट्रगलिंग टू एस्केप, और ये औरतें हैं जो वो संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, तो वो संघर्ष कर रही है एस्केप करने के लिए। एस्केप होता है किसी चीज़ से बच निकलना, तो वो इन आदमियों से बचने के लिए स्ट्रगल करती है, यानी वो भागती दौड़ती है ताकि वो इन आदमियों की पकड़ से बाहर रहे। द पोइट डजंट नो, ये पोइट नहीं जानता वेदर दे आर मैन और गॉड, कि जो ये आदमी हैं कि वे इंसान है या फिर कोई भगवान है, यानी पिक्चर में तो वो आदमी की तरह ही नज़र आ रही है, पोइट को समझ नहीं आता कि ये भगवान है या फिर इंसान है। द मैन आर जस्ट अबाउट टू कैच द वुमेन, और जो ये आदमी हैं ये इन औरतों को पकड़ने में मतलब पकड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। बट दे हैवंट येट, पर अब तक उन्होंने इन औरतों को नहीं पकड़ा है, यानी कि ये औरतें अब तक इनकी पकड़ में नहीं आई। अब देखिए, द पोइट सेज दैट दे विल नेवर कैच देम, अब पोइट कहता है कि ये आदमी इन औरतों को कभी भी कैच नहीं कर पाएंगे, कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। बिकॉज द वर्ल्ड डिपिक्टेड ऑन द अर्न इज परमानेंट, क्योंकि इस तस्वीर में ये औरतें हमेशा दौड़ती रहेंगी और ये आदमी हमेशा इनके पीछे भागते हुए दिखाई देंगे, पर कभी भी ये इन औरतों को पकड़ नहीं पाएंगे। एंड दे ऑलवेज केप्ट चेजिंग, और इसी तरह ये हमेशा उनका पीछा करते रहेंगे। एंड द यंग मैन्स लव फॉर देयर मेडन्स ऑलवेज बी प्योर, और इन आदमियों का, इन जवान आदमियों का, युवाओं का जो प्यार है किनके लिए, फॉर देयर मेडन्स, अपनी प्रेमिकाओं के लिए, वो हमेशा ही कैसा रहेगा, वो हमेशा ही प्योर रहेगा, यानी कि उनका प्यार हमेशा ही शुद्ध रहेगा। इन कंपैरिजन ऑफ दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड, किसके कंपैरिजन में, इस दुनिया में जो लोग प्यार करते हैं, इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में, ट्रांजिएंट होता है थोड़े समय के लिए रहने वाला, जो ये संसार है, ये दुनिया है, इस दुनिया में रहने वाले लोग जो प्यार करते हैं उनकी अपेक्षा इस चित्र में रहने वाले लोगों का प्यार हमेशा क्या रहेगा, पवित्र रहेगा, क्योंकि ये आदमी कभी भी उन औरतों को टच नहीं कर पाएंगे। इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड लव ब्रिंग्स विद इट पेन एंड सोरोज, क्योंकि जो ये ट्रांजिएंट वर्ल्ड है, जो ये थोड़े समय के लिए रहने वाली जो दुनिया है, इसमें लोग जो प्यार करते हैं उन्हें हमेशा ही क्या मिलता है, उनके लिए प्यार क्या लेकर आता है, तो वो लेकर आता है पेन एंड सोरोज को, तो वो लेकर आता है पेन और सोरोज को, यानी कि दर्द और तकलीफ़ों की सिवा ये प्यार उनके लिए कुछ लेकर नहीं आता। पर उसकी अगर तुलना की जाए इन लोगों से जो एक चित्र के अंदर दिखाए गए हैं, उनका प्यार हमेशा ही ऐसे ही बना रहेगा। अब देखिए उसके बाद, देन द पोइट मूव्स टू अनदर पिक्चर, इसके बाद कभी दूसरी पिक्चर की ओर बढ़ता है। डिपिक्टेड ऑन द पाइपर्स आर प्लेइंग देयर म्यूजिक, यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर क्या दिखाया गया है, तो देखिए पहली तस्वीर में दिखाया गया था कि कुछ आदमी हैं जो कि कुछ औरतों का पीछा कर रहे हैं, पर कभी को नहीं पता कि वो इंसान है या फिर भगवान है। उसके बाद दूसरी पिक्चर में कभी क्या दिखाता है कि जो पाइपर्स हैं, पाइपर्स होते हैं जो बांसुरी बजाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी बांसुरियों को बजा रहे हैं। देयर म्यूजिक बट नो वन कैन हेयर इट, पर इनके म्यूजिक को कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये तस्वीरों में है। द पोइट सेज हर्ड म्यूजिक इज स्वीटर, अब कभी कहता है कि जो म्यूजिक ऐसा हो जिसे हम सुन सकते हैं तो वो कैसा लगता है, सुनने में मधुर लगता है। बट द अनहर्ड म्यूजिक इज़ द स्वीटेस्ट, पर ऐसा म्यूजिक जिसे हम सुन नहीं पा रही पर हम उसको पिक्चर में देख रहे हैं, वो और ज़्यादा खूबसूरत है, और ज़्यादा वो मधुर है। यानी कि जो म्यूजिक इन तस्वीर के अंदर बजता हुआ दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा मधुर है किसकी अपेक्षा, जो कि एक्चुअल होता है म्यूजिक उसकी अपेक्षा। अब देखिए, द पोइट सेज दैट दे विल ऑलवेज बी प्लेइंग, दे विल ऑलवेज बी प्लेइंग द सेम सॉन्ग अंडर द ट्रीज विच नेवर वी बेयर,
और कवि कहता है जो ये बांसुरी वाले हैं, ये आदमी हैं, ये हमेशा ही अपनी पाइप्स को बजाते रहेंगे और सेम सॉन्ग गाते रहेंगे। कहाँ पर खड़े होकर? अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे खड़े होकर। और वो पेड़ कैसे हैं? विच नेवर बी बेयर, जो कभी भी अपने कपड़े नहीं उतारेंगे। मीनिंग क्या हुआ कि उनके पत्ते हैं जो कभी नहीं झड़ेंगे। उसके बाद देखिए, द पोइट कॉल्स द पाइपर्स द हैप्पी मेलोडिस्ट, और कवि इन पाइपर्स को हैप्पी मेलोडिस्ट कहता है, यानी कि हमेशा खुश रहने वाले और मधुर म्यूजिक प्ले करने वाले कहता है। बिकॉज देयर सॉन्ग्स ऑलवेज वी न्यू इन देयर परमानेंट वर्ल्ड, क्योंकि इनके परमानेंट वर्ल्ड में जो इनके सॉन्ग्स है जो ये गा रहे हैं ये हमेशा ही नए रहेंगे, ये कभी भी पुराने नहीं होंगे। नाउ द पोइट डेपिक्ट्स द थर्ड सीन ऑफ द पिक्चर। अब पोइट क्या करता है, थर्ड सीन को, जो पिक्चर है, थर्ड पिक्चर है जो, उसमें थर्ड सीन को दिखाता है, यानी तीसरी तस्वीर किसकी है। द पिक्चर शोज द सेक्रीफाइस ऑफ एन एनिमल। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, क्या दिखाती है ये पिक्चर? ये दिखाती है सेक्रीफाइस, यानी बलिदान दिखाती है। जो किसका दिया जा रहा है? बलि दी जा रही है किसी एनिमल की, एक जानवर की। एंड द पीपल आर कमिंग टू वॉच दिस होली इवेंट, और जो लोग हैं वो दूर दूर से इस इवेंट को, इस घटना को देखने के लिए आ रहे हैं, यानी इस बलि को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एवरीवन इज इंजॉइंग द सीन, हर कोई इस सीन को इंजॉय कर रहा है। कहाँ पर? देयर, यानी उसी जगह पर जहाँ पर बलि दी जा रही है। एंड दे आर लेफ्ट देयर स्ट्रीट्स साइलेंट एंड डिजोलेट, और इन्होंने अपनी स्ट्रीट्स को, अपनी गलियों को कैसे छोड़ दिया है? साइलेंट एंड डिजोलेट। डिजोलेट होता है एकांत। क्या होता है डिजोलेट? तो वो होता है एकांत, अकेला। इन्होंने अपनी गलियों को, अपने घरों को बिल्कुल शांत यानी खामोश और एकांत में छोड़ दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी कहाँ गए हैं? सभी ये सैक्रिफाइस देखने के लिए, ये बलि देखने के लिए यहाँ से चले गए हैं। फिर देखिए लास्ट लाइन्स है यहाँ पर, इन द एंड द स्पीकर सडनली गेट्स एक्साइटेड अगेन। अब दोबारा फिर से कभी लास्ट लाइन्स में क्या होता है? एक्साइटेड हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। ओवर दिस अर्न्स एटिक शेप, क्या देखकर? इस अर्न की, इस कलश की एटिक शेप, बहुत ही खूबसूरत। एटिक होता है जो बिल्कुल ऊंचाई का पार्ट होता है, तो उसके ऊंचाई की जो शेप बनी हुई है उसको देखकर वो दोबारा से एक्साइटेड हो जाता है। एंड इट्स ग्रेसियन ब्यूटी, और उसकी यूनानी, एंड एड्रेसिंग द अर्न बाय कॉलिंग इट्स ब्यूटी इज परमानेंट। अब पोइट एड्रेस करता है दोबारा से फिर से किसको? इस अर्न को। क्या कहते हुए? इट्स ब्यूटी इज परमानेंट, कि जो इसकी सुंदरता है वो हमेशा रहेगी। इन कंपैरिजन ऑफ दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड, किसके कंपैरिजन में? वो होगा इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड की कंपैरिजन में, यानी कि ये संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, पर इस कलश पर बनी हुई ये पिक्चर्स है हमेशा ही ऐसी की ऐसी रहेगी। आई होप आपको इस पोएम की समरी समझ आई होगी।